हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। हम लोग ग्रुप डी की जीएस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग साइंस, न्यूमेरिकल्स और स्टैटिक जीके विद करंट अफेयर और साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सभी का आपको मिक्सअप यहाँ पर मिलेगा, इसीलिए इसका नाम मिक्स सीरीज है। ये दूसरा लेक्चर होगा। आप हमारे हाईवे क्लासेस चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट ढूंढ कर उसमें से सारे लेक्चर एक तरफ से आप सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें मैं न्यूमेरिकल भी बीच में सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, जो भी न्यूमेरिकल आते जाएंगे। चलिए देखते हैं। कहा गया है कि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम एच ऊंचाई एच तक पहुंची। इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई एच डैश के 3/4 में वस्तु होगी। तो देखो, यानी कि वस्तु को जाना था 3 पूरा ऊंचाई 4 तक जाना था, लेकिन वो गई है 3, मतलब आधे से ज्यादा है। ध्यान देना, उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में क्या होगी, तो ध्यान रखो, जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाती है तो पहले तो उसका वेग बढ़ता है और फिर घटता है। घटते घटते इतना घट जाता है कि बिल्कुल शून्य हो जाता है। उसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। यानी कि गतिज ऊर्जा जब बिल्कुल टॉप लेवल पर होता है तो गतिज ऊर्जा बिल्कुल शून्य हो जाती है, और जब गिरने को होता है तब उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है बढ़ने लगती है। क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। तो ये ध्यान रखना है। और ऊपर जाते जाते क्या कम होने लगता है? गतिज ऊर्जा कम होने लगती है, और आपका बिल्कुल स्थायित्व यानी कि स्थिर ऊर्जा बढ़ने लगती है। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है, देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। स्थिर ऊर्जा कम और गतिज ऊर्जा अधिक होगी। गलत हो गया, क्योंकि अगर आप आधे से ज्यादा ऊंचे पर पहुंच चुके हो, अच्छा आधे से ज्यादा स्थिति में पहुंच चुके हो, तो समझ लेना कि आपकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो अधिक होगी और गतिज ऊर्जा कम होने लगेगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल हमको दिख रहा है। तो ध्यान रखना है आपको, जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो आधे से ज्यादा ऊंचाई तक जाने पर जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो अधिक हो जाएगी और गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और बिल्कुल टॉप लेवल पर ना तो स्थिर ऊर्जा ना तो स्थिर ऊर्जा, बिल्कुल स्थिर, और फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण वो वस्तु नीचे गिरने लगती है। स्थिर ऊर्जा का हम आपको एक फॉर्मूला भी बता सकते हैं, mgh। ये होता है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv² होता है। ये ध्यान रख सकते हो, ठीक है। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड में गतिज ऊर्जा होती है, और ये आप ध्यान रख सकते हो। चलो, एक क्वेश्चन हम आपसे और बता देते हैं, जो आपसे पूछा जाता है कि स्थिर ऊर्जा से रिलेटेड, कि जो घड़ी की जो चाबी होती है उसमें जो संचित ऊर्जा होती है, जैसे आपने देखा होगा पहले घड़ी चलती थी, जितनी चाबी भरोगे उतनी ही देर वो चलती थी। तो उसमें कौन सी ऊर्जा जो है संचित रहती थी? तो उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित रहती थी। ये भी आप ध्यान रखते हो। तने हुए धनुष में कोई ने तना खींच लिया और फिर उसको रोक लिया, और खींच के कोई चीज रोकी जाती है तो समझ लेना उसमें स्थितिज ऊर्जा जो है संचित हो जाएगी। तने हुए धनुष या तने गुलेल में गतिज ऊर्जा जो है स्थिर ऊर्जा संचित कर लेंगे, और उसको छोड़ देंगे तो वो गतिज ऊर्जा के रूप में हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में लाल समवहनीय संयोजी ऊतक है। तो संयोजी ऊतक की जब भी बात करेंगे तो रुधिर आएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। संयोजी ऊतक की बात कर लें तो ये रुधिर रहता है। इसका राइट आंसर रुधिर हो जाएगा। बस आपको और कुछ नहीं याद करना है, ध्यान रखना है इसमें बस। अब आपसे एक क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर आपको बताना है कि रुधिर का पीएच वैल्यू कितनी है। रक्त का पीएच मान आप बताएं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, अगर आप पढ़ते रहे हैं पहले से ही। चलो, अगला है, दर्पण में देखने पर घड़ी 8:30 का समय दिखाती है, उस समय वास्तविक समय क्या होगी? अच्छा, ये वाला जो घड़ी वाला आ गया, ये तो जो है रीजनिंग में है, तो कोई बात नहीं है। दर्पण में देखने पर घड़ी 8:30 समय का दिखा रही है। अच्छा, पूरा घड़ी का मैंने जितनी भी ट्रिक्स थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, उन ट्रिक्स को सर्च कर लेना। आप यूं सर्च करना क्लॉक बाय अतुल सर, ठीक है, तो आपको आ जाएगा घड़ी में, या क्लॉक बाय हाईवे क्लासेस सर्च करना, वो भी आ जाएगा। दर्पण में देखने पर 8:30 बज रहा है, तो उस समय वास्तविक समय क्या होगा? देखो, इसकी मैंने ट्रिक बताई थी, चाहे तो वास्तविक देकर दर्पण में पूछें या दर्पण में देकर वास्तविक में पूछें, तो आपको करना क्या है? आपको करना है 11:60 में से घटा देना है। तो 8 को 11:60 में से घटा दो, तो 60 में से 30 जाएगा, 30 बचेगा, 11 में से 8 जाएगा, 3 बचेगा, यानी कि 3:30 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, 3:30, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पेंशन योजना पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष है? तो पहले तो 60 थी, तो इसको बढ़ाकर 65 कर दिया, राइट आंसर ए हो जाएगा।
ठीक है, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। ये 2004 का क्वेश्चन है, ठीक है, करंट अफेयर का। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये देखो न्यूमेरिकल्स भी है साथ साथ में। 1 विलियन में 220 ग्राम जल और 31 ग्राम नमक है। द्रव्यमान प्रतिशत में संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता बताइए। मतलब नमक कितना परसेंट है ये आपको ये बताना है। तो नमक टोटल है कितना परसेंट, यहाँ लिख देते हैं। जो सोडियम है यानी कि नमक है वो कितना है, 31 है। और साथ साथ में जल कितना है, यानी कि वाटर जो है H2O कितना है, वो आपका है 320 ग्राम। आपको बताना है सांद्रता कितनी होगी इसमें, ठीक है। देखो कितनी होगी, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज आपने अगर पढ़ा हो तो कैसे निकालते हैं, तो जो जो चीज़ का पूछते हैं उसको ऊपर लिख लेते हैं। 31 बटे में टोटल वैल्यू रहती है, तो 320 में आप 31 जोड़ देंगे, हो जाएगा 351 गुणे में 100। यही हमारा राइट आंसर है, इसी को हमको सॉल्व करना है। तो 3100 को 351 से भाग करना है, तो यहाँ कर लेते हैं 3100 को 351 से भाग करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ 310 है, यहाँ 351 है, जाहिर सी बात है तो ये नहीं जा पा रहा है, तो यहाँ पूरा डिजिट जो है समेट के चलना पड़ेगा। अब इसको मान के चलिए, ये 3000 लिखा हुआ है और ये 300 लिखा है, लगभग में 8 के समथिंग वैल्यू लग रही है। तो 8 से गुणा करो, 8 एकम 8, 8 पंचे 40 के जीरो हासिल लग गया कितना 4, 8 3 24 और 4 28। तो 10 में से 8 गया 2, और यहाँ भी जीरो था, तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ 9 बचा होगा, 9 में जीरो का 9, और यहाँ बचा होगा फिर 10, 10 में से 8 जाएगा फिर 2, 292 हो गया। लगाएंगे दशमलव, तो 8 करके 8 दशमलव करके अपना आंसर रहेगा। तो 8 दशमलव करके आपके 2 ऑप्शन है, नहीं तो अगर एक ऑप्शन रहता तो हम लोग ऐसे ही बता सकते थे, लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शन है तो आपको पूरा फिर से भाग करना पड़ेगा। तो 8, अब आप देख रहे हो 8.8 फिर से 8 बार जाएगा, और ये 4 और 3 भी है, देखो कितना एग्जैक्टली दिया है इन्होंने, मतलब 8 बार पहले अभी और भाग जाएगा। तो दशमलव लगा के जीरो बढ़ा लेंगे, 8 बार और जाएगा, 8 एकम 8 और 8 पंचे 40 का जीरो, 8 3 24 और 4 28। तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 1, और यहाँ 9 में से 8 गया 1। अब जो है कितनी बार जाएगा, जीरो बढ़ा लेंगे। अब देखो यहाँ 3 है, तो 3 350 है, मतलब 3 3 9, मतलब 3 के समथिंग, 8.3 के समथिंग है। तो 3 से भाग करो, देखो 3 एकम 3 और 3 15, 3 3 9 और 1 10, बिल्कुल सही है, 3 बार गया है, तो 8.3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही है। तो कितना परसेंट है सांद्रता वो नमक की, तो ये परसेंटेज का सवाल था, ये मैथ्स का सवाल था, ठीक है, बाकी और इसमें कुछ नहीं था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हम आपको न्यूमेरिकल भी करा रहे हैं तो आपको कराएंगे बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है आपसे कि क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ध्यान देना, कौन सा सही नहीं है। तो हम लोग पढ़ते हैं, तो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, बिल्कुल सही है। क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और जो हमको वो बतानी जो सही नहीं है, इनका स्वाद कसैला होता है, बिल्कुल सही। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ध्यान देना, नीले लिटमस को लाल नहीं करते हैं, तो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये बात सही नहीं है। ये अम्ल के लिए सही है। अम्ल पता है, अम्ल क्या करते हैं, अम्ल क्या करते हैं, अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो नीले लिटमस को लाल कौन कर देता है, अम्ल। और हमें बताना क्षार के संबंध में कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी, वो सही नहीं है। और यह जलीय अथवा द्रव विलयन में OH आयन देते हैं, बहुत सही बात है। तो जो क्षार होते हैं वो जल में OH प्लस आयन देते हैं, और जो 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 अम्ल होते हैं वो H प्लस आयन देते हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। साथ साथ में हम आपको बता दें कि जो अम्ल हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देते हैं। क्षार जो है क्या करते हैं, वो लाल लिटमस को नीला करते हैं, और क्षार क्या करते हैं, मिथाइल ऑरेंज को पीला करते हैं। एक फिनेप्थलीन होता है, तो क्षार जो है फिनेप्थलीन को गुलाबी कर देते हैं। स्वाद में अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, और ये थोड़े थोड़े कसैले होते हैं, ये जो लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं खोजी जा चुकी हैं, तो 5 अवस्थाएं अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा खोजी जा चुकी हैं, जिनमें से आप तो 3 बहुत ही अच्छे से जानते हैं, ठोस द्रव गैस, एक होता है प्लाज्मा, और एक होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी कि बोस संघनन स्थिति होती है, ठीक है, आप इसको फिजिक्स वगैरह में पढ़ते होंगे। तो अभी तक कितनी अवस्थाएं हैं पदार्थ की, 5। आपने 3 पढ़ी होंगी, 3 पे नाम झोंक देना, ठीक है, गलत हो जाए तो। ये तो करंट अफेयर, ये तो क्वेश्चन छोड़ते हैं, इसको काम का नहीं है। अगला है, उसको देख लो, ठीक है, इसको देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है 100 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड, यानी कि यम का मान दिया गया है हमको 100 किलोग्राम। ठीक है, जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो की बात करना, नहीं तो हम सीधे फॉर्मूले में रखेंगे और आंसर आएगा। आपको सिखाने के पर्पज से भी थोड़ा थोड़ा लिख रहे हैं। 100 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड के 5 सेकंड में, यानी कि समय बराबर कितना है 5 सेकंड। सेकंड को यस से ही लिखते हैं, ये समझने के लिए 5 यस ही यस लिख लेते हैं, ये गलत तरीका होता है। 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है, यानी कि 100 किलोग्राम द्रव्यमान एक पिंड की गति जो है 5 सेकंड में 5 से 15 सेंटीमीटर हो जाती है। तो उस पर एक समान त्वरण आरोपित होता है। पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए, यानी कि यफ बराबर आपसे पूछ रहे हैं, तो यफ बराबर होता है यम ए, और यम का मान दिया गया हमको 100। ए निकालने की जरूरत है, ए बराबर होता है V2 माइनस V1 अपॉन टी। ठीक है, ध्यान रखना। तो V2 कितना है, 15 में से 5 गया बचा 10, और समय आपका 5 था, ये 5 से काट दो, तो यहाँ ए आ गया 2, और ये 2 गुणे 100 हो गया 200, और बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो आप अगर आंखें खोल के देखोगे तो आपको 200 जूल भी मिल रहा है, 200 पास्कल भी है, 200 किलोग्राम भी है, 200 न्यूटन भी है। हमारा आंसर होगा 200 न्यूटन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है भारत की पहली यूरेनियम की खान जादूगोड़ा, जादूगोड़ा कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट है। तो जादूगोड़ा झारखंड, जादूगोड़ा कहाँ स्थित है, झारखंड में स्थित है। आप समझ लीजिए किसके लिए फेमस है, यूरेनियम के लिए फेमस है जादूगोड़ा। ठीक है, यूरेनियम के लिए फेमस है। और एक स्थान है जो, अच्छा यूरेनियम का जो अयस्क होता है वो पिच ब्लेंड होता है। क्या होता है, यूरेनियम का जो अयस्क है, अच्छा यूरेनियम को 92 ऐसे लिखते हैं, 238 कितना परमाणु भार होता है 238, इसको ऐसे लिखते हैं। परमाणु जो लिखते हैं वो यू से लिखते हैं। जादूगोड़ा झारखंड में है यूरेनियम के लिए, और यूरेनियम का अयस्क जो सिंबल है वो यू से। यूरेनियम के जो अयस्क को पिच ब्लेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड कहते हैं यूरेनियम के अयस्क को। ये भी आप ध्यान रखना है, झारखंड राज्य में। और झारखंड के मुख्यमंत्री रहेंगे हेमंत सोरेन। कौन रहेंगे, हेमंत सोरेन रहेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री। आप इतना भी ध्यान रख सकते हो। और यूरेनियम को आशा धातु भी कहते हैं। यूरेनियम को क्या कहते हैं, आशा धातु भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। यूरेनियम को आशा धातु कहते हैं। साथ साथ में आप बता दें, तांबे के लिए खेतड़ी जो है प्रसिद्ध स्थान है, राजस्थान में है। तांबे के लिए कौन प्रसिद्ध है, तांबा के लिए राजस्थान जाइएगा, खेतड़ी पड़ता है एक स्थान, वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में। और हीरा के लिए आप जानते हो पन्ना, मध्य प्रदेश आप जाइएगा। अच्छा जो है सोना के लिए बता दें, कोलार खान, कोलार कर्नाटक में है, कोलार कर्नाटक में। ठीक है, KGF मूवी देखी है, तो इसका के का मतलब होता है कोलार, जी का मतलब होता है गोल्ड, एफ से होता है फील्ड, कोलार गोल्ड फील्ड। ठीक है, सोने के लिए प्रसिद्ध KGF इसी पर आधारित पिक्चर है। ठीक है, आप ध्यान रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, लार ग्रंथ से एंजाइम स्रावित होता है। तो लार ग्रंथ से दो एंजाइम आपने सुने होंगे, एक तो होता है टेनिन, जो है टेनिन, अपने ऐसे करके आपने एक देखा होगा, जो हमारा जो है लार ग्रंथ में एमाइलेज एंजाइम भी रहता है। और आपने सुना होगा टाइलिन, उसका नाम क्या है, टाइलिन है, और लाइसोजाइम है। टाइलिन, टाइलिन क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है ना, मुख से ही पाचन शुरू हो जाता है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो लार ग्रंथ में एंजाइम कौन सा पाया जाता है, तो अपना आंसर करना पड़ेगा। जो लार ग्रंथ में एंजाइम है वो एमाइलेज पाया जाता है। कौन सा, एमाइलेज है। और ये भी ध्यान रख सकते हो, जो लार ग्रंथ में मुख्यतः दो एंजाइम पाए जाते हैं, उनका नाम टाइलिन व लाइसोजाइम है। क्या है, टाइलिन व लाइसोजाइम है। ये दोनों पाचन जो है पाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, इतना आप भी ध्यान रख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु एक समान गति कर रही हो, जब कोई वस्तु एक समान गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा। भाई एक समान अगर गति कर रहा हो तो त्वरण तो उसमें शून्य होगा, कोई त्वरण तो होता ही नहीं है। एक समान गति में कोई त्वरण नहीं होता है, आप ध्यान रखिए, शून्य त्वरण होता है। क्या होता है, शून्य त्वरण होता है। और बता दें, त्वरण में ध्यान रखना है कि त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन। जब तक वेग में परिवर्तन होता रहेगा तो त्वरण होता रहेगा, अगर वेग में परिवर्तन होना बंद हो गया तो समझ लो त्वरण वो शून्य हो गया। ठीक है, जैसे इस चीज को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमारी बाइक खड़ी है और ये बाइक जो है, अगर हम इसको
खड़ी है, चला रहे हैं और चला के फिर 10 किलोमीटर प्रति घंटा पर छोड़ दिया, तो अब 10 किलोमीटर प्रति घंटा से ही चल रही है, तो उसको में तुरंत शून्य हो जाएगा, क्योंकि चाल में वेग में परिवर्तन नहीं होगा, वेग में परिवर्तन नहीं होगा, तुरंत शून्य हो जाएगा, क्योंकि वेग परिवर्तन यानी कि v2 माइनस v1 ये जीरो आ जाएगा, तो वेग परिवर्तन शून्य हो जाएगा, तो तुरंत शून्य। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जैसे ये गोल चीज़ है, इसमें यहाँ से कोई वस्तु चल रही है, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, वो यहाँ भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, वो भी 10 किलोमीटर, फिर यहीं पर 10 किलोमीटर। बताओ त्वरण में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ हुआ। बच्चे कहेंगे नहीं हुआ, क्योंकि वेग में परिवर्तन तो हुआ ही नहीं। तो ध्यान रखना त्वरण में इसमें परिवर्तन होगा, क्यों? क्योंकि दिशा में परिवर्तन हुआ। ध्यान रखना, अगर दिशा में परिवर्तन होगा तो त्वरण में परिवर्तन होगा, क्यों? क्योंकि वेग में परिवर्तन होता है, तो वेग में, और वेग में कैसे परिवर्तन होता है तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। वेग में परिवर्तन होता है, वेग एक सदिश राशि है, और इसको जो है इसमें दिशा का भी महत्व रहता है, यानी कि दिशा का भी महत्व रहता है। अगर आप दिशा में परिवर्तन करोगे तो त्वरण में परिवर्तन हो जाएगा, इतना आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, हालांकि आगे बढ़ते हैं। ये न्यूमेरिकल आ चुका है। न्यूमेरिकल है 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान यम की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। इसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाने पर इसकी गति ऊर्जा क्या होगी? इसकी गति दोगुनी हो जाने पर, गति दोगुनी हो जाने पर इसकी गति ऊर्जा क्या होगी? तो चलिए लगा लेते हैं इस सवाल को। तो देखो क्या क्या दिया रखा है। 5 मीटर प्रति सेकंड गति से आगे बढ़ रही है, यानी कि v का मान दिया गया है 5 मीटर प्रति सेकंड, और यम किलोग्राम की वस्तु है, यानी कि यम का तो मान दिया नहीं गया है। गतिज ऊर्जा दी गई है, मतलब k बराबर दी गया है 25 जूल। तो सबसे पहले हम k बराबर हाफ एम बी स्क्वायर लगाएंगे। तो k का मान दिया गया है 25, हाफ को ऐसे रखेंगे, यम को ऐसे रखेंगे, और v का मान दिया गया 5। तो हम लोग इसको 5 गुणे 5 कर लें, या 5 का वर्ग सीधे रख सकते थे, क्योंकि v स्क्वायर है। तो 5 25 25 कट जाएगा, 2 की गुणा इधर होगी, तो 2 1 कम 2, यम बराबर 2, मतलब ये वस्तु है 2 किलोग्राम की। ठीक है, यम कितना आ गया? 2 किलोग्राम। और फिर आपसे क्या करें इसकी गति दोगुनी करने पर इसकी गति ऊर्जा क्या होगी? मतलब गति ऊर्जा पूछ रहे हैं, हाफ एम बी स्क्वायर पूछ रहे हैं आपसे। हम समझ चुके हैं कि यम हमारा कितना आ चुका है, यम हमारा आ चुका है 2 किलोग्राम। अब देखो फिर से पूछ रहे हैं, के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर पूछा जा रहा है। तो ध्यान देना, 1/2 और यम का मान कितना? यम का मान 2 लिखेंगे, और इन्होंने जो गति है वो दोगुनी कर दी। पहले गति कितनी थी? 5, अब दोगुनी कर दोगे तो हो जाएगा 10, तो 10 गुणे 10 लिखना पड़ेगा। ठीक है, गति दोगुनी करनी है, तो इसकी गति दोगुनी हो जाने पर इसकी गति ऊर्जा क्या होगी? तो गति दोगुनी 5 का दोगुना 10, और v स्क्वायर होता है तो 10 गुणे 10, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 100। और जो आपका ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है आप सभी लोग बताएं? ऊर्जा का जो मात्रक रहेगा वो जूल रहेगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 जूल, यानी कि गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 100 जूल हो जाएगी। ठीक है, इसका राइट आंसर 100 जूल हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्पन्न। तो किसी ऋणात्मक परिमेय, तो ध्यान देना है, तो ऋणात्मक है अगर कोई संख्या, तो ऋणात्मक परिमेय संख्या है का व्युत्पन्न करोगे, जैसे ये -4/5 है, अगर आप इसका उल्टा भी कर दोगे, -5/4 कर लो, तो ये एक ऋणात्मक परिमेय संख्या ही होगी। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ए वाला भाग ही हो जाएगा, शून्य नहीं होगी, ये कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये मैथ का सवाल था जो आपका यहाँ पर 8 का है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है। कहा जा रहा है आपसे, यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? जैसे पूरा एक हमारे पास ग्लास है और उस ग्लास में मैंने पानी भर रखा है, और यहीं पर पानी भरे में एक टुकड़ा बर्फ का भी पड़ा है। तो जब ये कह रहे हैं कि जब बर्फ पूरी तरह गल जाएगा तो क्या होगा? सारी बर्फ तली में बैठ जाएगी, गलत हो जाएगा भाई। बर्फ गलने के साथ साथ जल का स्तर कम हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई। जल स्तर पूर्वत रहेगा, बहुत सही है। मतलब ये जो बर्फ थी ये अपने भर के आयतन को, पानी को हटा चुकी थी, अब गलेगी तो उसी में तो रहेगी। अब बहुत से बच्चे सोच सकते हैं जो छोटे छोटे हैं, तो कहेंगे भाई जब बर्फ गलेगी तो पानी ऊपर निकल आएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, एक लोटा लेना है आपको, उसमें पानी भरना है और उसको बर्फ से डाल देना है, तो देखना बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 145 का सी। और एक अच्छी बात बता दें कि जो बर्फ है हमेशा जो है उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। कितना?
1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। अगर 10 में से 1 भाग पानी ऊपर रहता है, पानी के अंदर कितना रहता है? 9/10 भाग रहेगा। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो कभी अगर पूछा जाए। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर का है। इससे ये पुरानी करंट अफेयर 2017 की आप देख रहे होंगे, तो इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है मैं आपके साथ डिस्कस करते जा रहा हूँ। ये 149 भी आपका जो है करंट अफेयर से ही है, पुरानी करंट अफेयर से। उज्ज्वला योजना कब की चली है, वो तब का है। ठीक है, जब प्रधानमंत्री मंत्री वगैरह पूछा जा रहा है, तो ध्यान देना ये 148 अपने काम का है। द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान बटे आयतन भाई घनत्व होता है, सिंपल सी बात हो गई। ध्यान रखना है, द्रव्यमान बटे आयतन घनत्व होता है, और घनत्व को पिक्नोमीटर से मापते हैं। कितने? पिक्नोमीटर। घनत्व को किससे मापते हैं? पिक्नोमीटर से मापते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और साथ साथ आप ये भी ध्यान रखना, सबसे जो अधिक घनत्व वाली जो धातु है वो ओस्मियम है। क्या है? ओस्मियम है, ये भी ध्यान रख सकते हो। ओस्मियम जो है सबसे अधिक घनत्व वाली जो धातु है वो ओस्मियम है, आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो 149 तो अपने काम का है नहीं, तो 150 देखते हैं। चलो इसको देख लेते हैं, ये आपका न्यूमेरिकल है। ठीक है, न्यूमेरिकल है। तो कहा जा रहा है एक इलेक्ट्रिक हीटर में किसी सोर्स से 4 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसका विभवांतर 60 वोल्ट होता है। यदि विभवांतर बढ़कर 165 वोल्ट हो जाता है तो उसकी विद्युत धारा क्या होगी? ये तो पुराना वाला न्यूमेरिकल है, जो पुराने अभी हमने किया था। पुराना वाला न्यूमेरिकल देखो करके फिर से बता देते हैं। तो ये कैसे होगा? तो ओम के नियम से होगा, तो V1/I1 बराबर V2/I2। ये ओम के नियम के नियतांक से होता है, तो आप इसको ध्यान रखता, पीछे भी लगा चुके हैं ये फार्मूला। तो किसी इलेक्ट्रिक वायर में किसी सोर्स से 4 एम्पीयर की धारा, यानी कि I1 का मान कितना है? 4 एम्पीयर। तो हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं वैल्यू। थोड़ी जगह कम पड़ रही है भाई यहाँ। ठीक है, तो क्वेश्चन चला गया। ठीक, अब दिख रहा है ना? हाँ, तो आई का मान है 4 एम्पीयर और उसका विभवांतर 60 वोल्ट है। तो पहले 60 वोल्ट रखेंगे, यानी कि 60/4 बराबर V2 का मान कितना? 165 है, 165 वोल्ट। और तो उसकी विद्युत धारा कितनी होगी? हम लोग आई का मान पूछ रहे हैं। तो 4 से काट देंगे, यहाँ 15 आ जाएगा। 15 चौको 60 होते हैं, और 15 से काटो भाई, 15 एकम 15 और फिर 15 एकम 15, तो यहाँ 11 बचे हैं, और आई की गुणा इधर होगी, तो आई बराबर हो जाएगा 11 एम्पीयर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। आप अच्छे से सॉल्व करना। अगर आपको कोई क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें भेज सकते हैं। ओके, अगला जो क्वेश्चन है 151, वो आपका करंट अफेयर का है, तो वो अपने लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने काम का है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन के लिए हम आपको बता दें कि रासायनिक परिवर्तन का क्या सिस्टम है। ध्यान देना है, रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ पुनः मूल रूप में नहीं लाया जा सकता, मतलब जैसा था वैसा नहीं हो सकता। और भौतिक परिवर्तन में ऐसा हो जाएगा। तो जैसे देखो, लोहे में जंग लग गई है, तो जंग लगे को लोहे बना सकते हो? नहीं बना सकते यार। दूध का दही बन चुका है, अब दही से दूध बन जाएगा? नहीं। ये सब रासायनिक परिवर्तन होगा, ए वाला भी बी वाला भी। और हमको वो बताना है जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अब देखो, जल का जलवाष्प में परिवर्तन, अब ये हो जाएगा, जल जो है जलवाष्प बन गया है, और जलवाष्प से फिर जल बन जाता है। तो अब उसको आशुद्ध कर लेते हैं। देखो अगला, देखो शरीर में भोजन का पाचन, तो ये रासायनिक परिवर्तन होता है, इंपॉर्टेंट है। कैसे? अरे ऑप्शन तो इसका राइट हो जाएगा सी। क्यों? क्योंकि देखो, शरीर में भोजन का पाचन, अब जो खाना आपने खा लिया है, जो पच चुका है, अब क्या फिर वो खाना बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। तो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा, हमें बताना था जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो सी वाला हमारा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आघातवर्धनी धातु कौन सी है? आघातवर्धनी धातु गोल्ड है, बहुत ही सबसे ज्यादा आघातवर्धनी धातु ही गोल्ड है। तो ध्यान रखना, ये एयू से लिखते हैं इसको, एयू से, गोल्ड है। ठीक है, सबसे ज्यादा आघातवर्धनी तन्य धातु भी यही है। अगर आपसे पूछे तन्य धातु कौन सी है, तो डक्टाइल मेटल भी यही है, तन्य धातु भी यही है। आप ध्यान रखना इस चीज को, सबसे ज्यादा है। और फिर बाद में, इसके बाद में चांदी भी है, इसको भी जान सकते हो। और सोने का जो अयस्क होता है वो कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट होता है। ध्यान रखना, कैल्वेराइट होता है जो है सोने का अयस्क। ठीक है, ध्यान रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, अगला है 2017 के ग्लोबल 100 इंडेक्स। तो 2017 तो हमारे पास आएगा नहीं, 2020 का जरूर आ सकता है।
तो ध्यान रखना इसमें शायद 96 के समथिंग है हम लोग, ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के हिसाब 96 है, तो आप इसको ध्यान रखना। और टोटल 107 देशों का होता है, आप ये ध्यान रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, अंतर्वेशी विभाज्यतक पाए जाते हैं, तो ये पत्तियों के तल में पाए जाते हैं, ये सीधे रटने वाला क्वेश्चन है। अंतर्वेशी विभाजक जो है तक पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? पत्तियों में पाए जाते हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बता देते हैं, तो जो पौधों में जो खाना है वो कौन ले जाता है? वो फ्लोएम ले जाता है। और पौधों में जो पानी है यानी कि जल है वो कौन ले जाता है? वो जाइलम ले जा सकता है। याद रखना बड़ा आसान है, जा से जाइलम, यानी कि जल कौन ले जाएगा? जाइलम ले जाएगा। पौधों में खाना कौन ले जाएगा? फ्लोएम ले जाएगा। तो जा से जाइलम ध्यान रखना है, ठीक है। ये पूछा जाता है, ये काफी पूछा जाता है जो हमने अभी आपको बता दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सौर पैनल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। तो ध्यान रखना सिलिकॉन तो प्रयोग होती है, साथ साथ में सिल्वर भी प्रयुक्त होती है। तो सिलिकॉन सिल्वर दोनों रहेंगी, ज्यादा मात्रा में सिलिकॉन का प्रयोग होता है। सिल्वर का उसमें टाँके वगैरह लगे होते हैं, जो देखे होंगे पत्तियां वगैरह रहती हैं सोलर पैनल में। और सोलर पैनल की बात करें तो ये भारत इसका सबसे अग्रणी है, जो है मोदी जी के और कई एक देश और मिलकर उसने जो है भारत में और विश्व में उसको ISA से कराया है। और जबकि हमारे पास एक ऐसी नाव भी बन चुकी है जो केरल में है, जो पूर्णतः सौर से संचालित है और उसको अवार्ड भी मिला है। उस नाव का आप नाम हमें बता सकते हैं? साथ साथ में एक हमारे पास हवाई अड्डा भी है, पूर्णतः सौर से संचालित है, आप उसको भी बता सकते हैं। एक हमारे पास, एक हमारे देश में पूर्णतः एक ऐसा मंदिर भी है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित है, जो है जिसे ब्लैक पेगोडा कहते हैं। और ध्यान रखना है ये उस राज्य में स्थित है जिस राज्य के जो मुख्यमंत्री को, वो 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन मुख्यमंत्री को पेटा द्वारा एनिमल अवार्ड जो है दिया गया है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। बताइएगा वो मंदिर कौन सा है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में करिएगा, थोड़ा थोड़ा हिंट लेकर, और आप अगर सर्च करेंगे भी तो भी आपको याद हो जाएगा। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है? तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 1s1 होता है, तो ये क्षारीय धातुओं के समान होता है। कई जो 1-2 वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने आवर्त सारणी को बांटा था, तो उसमें हाइड्रोजन का जो है स्थान भी निश्चित नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहते हैं। और आपको बता दें कि जो भविष्य का ईंधन है वो भी हाइड्रोजन ही है, ठीक है, ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा ब्रह्मांड में पाया जाने वाला तत्व भी हाइड्रोजन ही है। तो क्षारीय धातुएं आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से किसके समान है? तो क्षारीय धातुओं के समान है, ये आप ध्यान रख सकते हो, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी खोज हम बता दें हेनरी कैवेंडिश ने की थी 1766 में। किसकी? हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने 1766 ईस्वी में की थी। तो अगला तो क्वेश्चन 2016 का करंट अफेयर का है, तो ये तो अपने काम का नहीं है। अगला है, निम्न में से किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है? ये नहीं पूछा गया है कि निम्न में से किसके द्वारा नए तत्वों का वर्गीकरण खोजा, नए तत्वों के लिए खोज के लिए प्रेरित करता है, तो ये मेंडलीफ है। तो मेंडलीफ ने जो है तो ध्यान रखना है, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी, तो उसमें थोड़ा सा एरर है, बाकी इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया। तो इन्होंने कुछ नए तत्वों के लिए खोज के लिए प्रेरित किया, तो वो मोजले ने खोजा था। मोजले जो आजकल हम लोग आवर्त सारणी पढ़ते हैं वो मोजले के आधुनिक आवर्त सारणी है, ठीक है। डोबेनायनर ने त्रिक सिद्धांत दिया, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था, डोबेनायनर ने त्रिक सिद्धांत दिया था। इन्होंने जो तत्वों को रखा था वो 3-3 के आधार पर रखा था, और इन्होंने न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था, इन्होंने 8-8 के आधार पर तत्वों को सजाया था। और ये सभी ने द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। और जो मोजले हैं, जो इन्होंने जो आवर्त सारणी को है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया। आज जो हम लोग आवर्त सारणी पढ़ते हैं वो परमाणु क्रमांक के आधार पर पढ़ते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। पहले वाली जो आवर्त सारणी थी वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया था, ओके। तो इन्होंने ही प्रेरित किया, क्योंकि नए तत्वों की पहले तो इसमें जो है अक्रिय गैसों के लिए स्थान नहीं था मेंडलीफ की आवर्त सारणी में, तो इन्होंने ही नए तत्वों की खोज के लिए हमें प्रेरित किया। तो ध्यान रखना मेंडलीफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 80 डिग्री है, तो आपतन कोण का मान क्या होगा? तो देखो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का मान 80 डिग्री है, ठीक है, यही हमसे क्वेश्चन। तो ऐसे करके ध्यान रख सकते हो। यहाँ से ये होता है अभिलंब, जिसको नॉर्मल कहते हैं, ये होता है आपतित किरण, ये होता है परावर्तित किरण। इसके और इसके दोनों का योग दिया गया आपको 80। ध्यान रखना है ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, तो 80 को बराबर बराबर में काट दो तो ये हो जाएगा 40-40। अब देखो आपसे क्या पूछा गया, कह रहे हैं आपतन कोण का मान बताइए। तो ये होता है आपतित कोण, ये होता है आपतन कोण। तो आपतन कोण का मान 40 डिग्री हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आज इतना ही करते हैं, बाकी आगे कल हम लोग इसके आगे
डिस्कस करेंगे, डेली बेसिस पर कर लेंगे 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन में ही भी हमने 20 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा बता देंगे, जिससे कि आपके 50 to 40 क्वेश्चन हो जाए यहाँ पर आराम से, बहुत आराम से। डेली चलता रहेगा तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ से जरूर सीखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं